हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब फर्स्ट क्लास फाइन फिट होंगे। और जैसा आपको लग रहा है, जैसा मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि हाँ आप काम कॉन्स्टेंटली कर रहे हो। दैट इज़ अप्रिशिएशन फॉर यू। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने अब तक बायोट-सवर्ट्स लॉ पढ़ा है, और उसी बायोट-सवर्ट्स लॉ में हमारा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होगा, आज होगा सर्कुलर लूप के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब प्रोबेबली अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि एक स्ट्रेट वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऑफर करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी नोटबुक का पेज टर्न करो जरा एक बार। वो लिख रखा है आपने B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, ये स्ट्रेट वायर के लिए था। इसके साथ साथ मैंने आपको 2-3 केसेस भी करवाए थे। उन केसेस के थ्रू हमने देखा कि अगर आपके पास इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो क्या होगा, नॉन इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो क्या होगा। ठीक है, अगर पॉइंट एक साइड पे एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। इस तरह के 3-4 केसेस हमने किए हैं। तो मैं इसको, इस पूरे कंसेप्ट को एक इस छोटे से पॉइंट में इंक्लूड करना चाहूँगा। क्या, जहाँ जहाँ करंट होता है वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, कुछ इस तरह से। देखिए कंपास एक डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, हटाया कोई डिफ्लेक्शन नहीं, फिर से लगाया फिर से डिफ्लेक्शन, राइट, फिर हटाया फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अल्टीमेटली हमें एक बात समझ में आई कि जब जब जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कि इस पॉइंट से, इस बात से हमें दिखाई देता है, पता लगता है। क्लियर। तो आज इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम, और हम जानेंगे कि अगर आपके पास, ये तो स्ट्रेट वायर के लिए था, स्ट्रेट वायर के आसपास, और इसको आप कितना ही बढ़ा सकते हैं। आज हम जानेंगे स्ट्रेट वायर को अगर सर्कल में बना दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करें, और जैसा इस सर्कुलर लूप में दिखाया गया है, जैसा इस सर्कुलर लूप में दिखाया गया उसी हिसाब से अपने फिंगर्स को कर्ल कर लें। तो आपके जो फिंगर्स है ना बेटा, वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो यानी कि आप क्या समझेंगे, ये जो एरो है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। क्लियर। चलिए आप इसी हाथ को, मतलब राइट हैंड को, फिर से लूप के इस तरफ ले आए, मतलब उस हिस्से से नंबर 1 पोजीशन से जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। अब फिर से फिंगर्स को देखें, फिंगर्स क्या कर रहे हैं, चारों फिंगर्स पॉइंट किसको कर रहे हैं बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है कि नहीं। इस वाले पॉइंट को फिर से देखें, इस वाले पार्ट्स को। क्या, अगर आपका हाथ कुछ इस तरह से करंट की डायरेक्शन में आपका मान लो थंब गया है ना, तो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है। तो अल्टीमेटली हमने 3 अलग अलग पोजीशंस को देखा। आप चौथी पोजीशन यहां भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अपवर्ड मिलेगा। ठीक है, अब उसी रिंग को, या आपने कोई हाथ में कड़ा पहन रखा है उसको देखें एक बार निकाल के, क्या उसके पेरिफेरल पे अपने फिंगर्स को कर्ल करें इस तरह से कि आपके हाथ पूरी तरह से बंध जाए, यानी मुट्ठी बन जाए पूरी तरह से, राइट। आप उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अपना थंब की डायरेक्शन चेक करें किधर है, और मैं ये कहूंगा आपको थंब की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाई दे रही होगी। यानी कि आज हम इसी का पता लगाएंगे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है। कहानी क्लियर है, स्टोरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, तो करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली अपवर्ड मिलेगा। अगर आपको कोई लूप ऐसे भी दे दी जाती मान लो, और अब आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा दे दिया जाता, अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, डेफिनेटली कहाँ होती बेटा, डाउनवर्ड होती, इसको क्रॉस लिख देते, अपवर्ड होती इसको डॉट लिख देते हैं। ठीक है, ये अब तक का हमारा कंसेप्ट है, और आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। कमिंग लेक्चर्स, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, इन कमिंग लेक्चर्स मैं आपको बायोट-सवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन से एक साथ करवाने वाला हूं। क्यों, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, 2-3 चीजें दे देता है। क्या, एक स्क्वायर दे दिया, फिर एक सर्कल दे दिया, एक स्ट्रेट वायर दे दिया, फिर उनके मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल का प्रोबेबली एक अच्छा खासा लेक्चर आएगा आपके पास, उसमें मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि मैक्सिमम, या आप समझ लें
100% आपके न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ से। और ये सभी न्यूमेरिकल बेटा एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको नोट कर ही लीजिए जैसा मैंने बताया। उसको एक्चुअली क्या होता है, इन चीज़ों को ना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो ताकि ये एज ए रिमेम्बरेंस याद रहे। जब आप किसी कंसेप्ट को स्टार्ट करें तो फिर आप उसी कंसेप्ट को वहीं से उठा लें, है ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये ले लिया हमने एक सर्कुलर रिंग। कंसेप्ट आपने देख ही लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर कैसे अपवर्ड होगी। ठीक है, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं भी, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ही ले लेता हूँ। किस डायरेक्शन में, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें और आप देखेंगे आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको अपवर्ड नज़र आएगी। ठीक है, इसको डॉट से भी जानते हैं लोग। ओके, अब ये हो गया करंट आई। ठीक है, ऐसा करें, इसका रेडियस ले लिया। एक्चुअली ये तो दिख तो रहा है ओवल शेप, बट काम चलाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। इसको रिंग ही मान लो आप। ठीक है, मान लिया आई थिंक। ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट पार्ट ले लो। और ये बात आप लोगों को पता है कि छोटे से टुकड़े से आप बड़ा कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं और आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट पार्ट ले लिया डीएल। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं क्या, आई का मतलब क्या है बेटा, करंट। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपकी बुक में इसमें क्लॉकवाइज दिखा रखा हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। बट कीप इन माइंड, एंटी क्लॉकवाइज आप करंट ले रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी जस्ट आउटवर्ड, एंड इट इज़ यूज टू इंडिकेट बाय द डॉट। ध्यान रखेंगे। ओके, डीएल क्या है बेटा, स्मॉल एलिमेंट लेंथ है किसका, इस रिंग का। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेंथ। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर इस पार्ट से बहुत बार रिंग के स्पेशल केसेस से क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। अब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, मैं आपको एक छोटी सी इमेज इंसर्ट करूंगा और मैं कहता हूँ उस पॉइंट को अगर आपने ध्यान से नोट कर लिया, मैं कहता हूँ ड्रॉ भी कर लेना चाहिए अगर घर में 5-10 कलर पड़े हों तो उनसे भी, कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड रियली चेंजेस इन ए वायर। राइट, अभी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल विजुअलाइजेशन है। एक बार जरा मैं इंसर्ट करता हूँ, फिर हम उस पर बात करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड की जरा खूबसूरती देखिए। ये ब्लैक जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज करंट। आप करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें एंड चेक द डायरेक्शन ऑफ थंब। थंब इज इंडिकेटिंग अपवर्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये बात तो हुई हमने। अब जो ऑब्जर्व किया, फील किया, महसूस किया, देखा, उसके बारे में। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको कह दिया जाए, बस ये देखिए, एक्चुअली क्या है ना, सोलेनोइड वगैरह कुछ अच्छी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो ये खूबसूरती है मैग्नेटिज्म की। तो अगर आपको कहे कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, राइट, तो अपना थंब इस ब्लू वाले डॉट के ऊपर लगाएं, राइट, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें। तो अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, यू गेट टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। यानी अगर मैं और इसको ध्यान से अच्छे से बनाऊं तो देखिए कुछ इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगा बेटा, कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो करंट तो इस डायरेक्शन में है ना, ब्लू वाले पार्ट करंट है और मैग्नेटिक फील्ड, और ये पूरा हिस्सा ना कुछ इस तरह से कर्ल कर्ल इस तरह से मुड़ता हुआ घूमता हुआ दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरह से। तो आपको क्या पता लगा, इस सर्कुलर वायर है और उसके चारों तरफ करंट है और कुछ इस तरह का इतना अच्छा सा दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक अ स्लिंकी। कुछ बात समझ में आई? ये थी खास बात करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। और ओवरऑल इफेक्ट कहाँ है इसका, ऊपर है। राइट, इसने छोटे 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 मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है बेटा, ऊपर की तरफ मिलता है। क्लियर है सिचुएशन यहाँ तक अपनी? ठीक है बात, ठीक है। चलो अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, क्या, बायोट-सावर्ट्स लॉ। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन वॉट, आर स्क्वायर। सही है, आ रही है अपना तो डिस्टेंस यहाँ। अच्छा, थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा है 90 डिग्री, और साइन 90 आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। बहुत अच्छे, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात हमें समझ में आ गई है।
बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आ गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये कि रामबाण है क्या, इंटीग्रेशन कर दो। और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ करोगे, 0 से 2πr, या कंप्लीट सर्कल का भी कर सकते हैं, क्लोज्ड पाथ का भी कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो सकता है, एक ही चीज़ का हो सकता है जो कि डी एल है, जो कि स्मॉल एलिमेंट वैल्यू। तो बी डी बी का क्या आ गया, बी म्यू नॉट अपॉन 4π को बाहर फेंको, आई अपॉन आर स्क्वायर को भी बाहर फेंको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। और कहाँ से कहाँ, 0 से 2πr। सही है बेटा यहाँ तक। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल का क्या बन गया बेटा, 2πr। एल बनेगा, एल का 2πr बन जाएगा, एक टर्म से उड़ा दी। बी क्या बना, म्यू नोट अपॉन 4π आई बाई आर इंटू 2π। ध्यान रखिए, लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, या फिर नोटबुक के टॉप कॉर्नर पर लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। ध्यान रहेगी ये बात, आई होप रहनी चाहिए और रहेगी भी आपको। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर इसके कुछ अच्छे खूबसूरत केसेस करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे ये एग्जैक्टली इस रूल का सही मायने में मतलब क्या है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए बेटा, अब हम कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं, और ये हमारे पास एक जर्नल रिजल्ट आ गया। दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π आई बाई आर इंटू 2π। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 4π को 2π से काट के फिर उसको 2 लिख देते हैं। मैं इसलिए नहीं कैंसिल कर रहा है इसको, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट वैल्यू है। अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है बेटा, ये होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसलिए नहीं मैं इसको कैंसिल कर रहा। तो देखिए बेटा, यहाँ एक सा ले लेते हैं हम। कहता है अगर आपके पास लूप है, सर्कुलर लूप है ऐसा, फिर उसके आसपास एक और चक्कर लग गया, एक और टर्न लग गया, एक और टर्न लग गया, मतलब बहुत सारे टर्न्स हैं ऐसे, बहुत सारे टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, ऐसे बहुत सारे टर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर ये टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन, और सब में करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, लिख लेंगे आप यहाँ पर केस नंबर 1 बना के। क्या, इफ सर्कुलर लूप्स हैविंग या कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस पूरे रिजल्ट को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझे। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है, बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जो 2π एंगल है ना, ये लिख लेना आप स्पेशल यहाँ रिमार्क बना के। ये जो 2π एंगल है बेटा, ये एक सर्कुलर पाथ यानी एक सर्कल के टोटल सेंटर का एंगल बता रहा है। तो 2π एंगल को अगर आप सर्कल में निकाल रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रेडियन में लिखते होते हैं हमेशा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर हमारे पास एक और कंडीशन दे दी और आपको कह दिया ये है जी आपके पास एक कंडीशन, और ये बन गया आपका लूप। ठीक है, इसके अंदर से करंट चल रहा है, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, चलो ये हटा देता हूँ मैं पहले वाला। ठीक है, और ये गया करंट कुछ इस तरह से। अब आपके लिए एंगल है थीटा ये। ठीक है, आपको इस O पॉइंट पर एंगल निकालना है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। तो B क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4π आई बाई आर, क्योंकि रेडियस इसका R है, करंट इसमें I है, और ये एंगल हो गया यहाँ पर थीटा। ध्यान रहे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अगर 60 डिग्री दे रखा है तो पाई अपॉन 180 लगाएं और रेडियन में कन्वर्ट करें। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, अगर 60 दे रखा है तो पाई अपॉन 180 बनाएं और रेडियन में कन्वर्ट करें। जैसे अगर आपको 60 दे दिया तो 60 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो पाई बाई 3 क्या हो गया बेटा, रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। बात समझ में आई। कोई भी एंगल, कई बार एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम बच्चों को तो पता है, लेकिन इन केस मेडिकल का कोई स्टूडेंट है उसको अगर ध्यान नहीं रहता कि रेडियन, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं,
45 डिग्री दे रखा है तो 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 लगा दो, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए इस चीज़ को नोट कर लेना, अच्छी बात है ये। कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हमें क्या करता है, वो अलग अलग तरह की सिचुएशन दे देता है। देखिए कैसे, जैसे मैं देता हूँ आपको यहाँ पर एक कैसा कि आपको कहता है कि ये एक पार्ट है और ये एक एंगल बन गया थीटा, और यहाँ पर एक लूप है सर्कुलर, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। करंट आया कुछ इस तरह से बेटा, और यहाँ आया करंट, यहाँ आया करंट, और कुछ इस तरह का करंट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो एंगल कौन सा लेंगे, ये बात नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी पोर्शन पर, लिख लेना चाहिए हिंदी में ये बात, जिस भी पोर्शन पर आपका लूप कवर्ड है, जैसे ये लूप कवर्ड था, कितने एंगल पर कवर था, थीटा एंगल पर, तो आपने थीटा ले लिया। जिस भी पोर्शन पर लूप कवर्ड था, तो लूप कवर्ड में ब्लू वाला पार्ट बता रहा हूं, है कि नहीं, तो ये एंगल क्या हो गया, 2 पाई माइनस थीटा हो गया। बात समझ आई? तो ये काउंट नहीं करना, ये काउंट करना है। तो कौन सा काउंटेबल होगा, जिसके ऊपर लूप आता है, जिसके ऊपर करंट आता है, जिसके ऊपर करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आया? जिसके ऊपर करंट है वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट देखो, ये करंट है, तो करंट के नीचे वाला यानी इस लूप के ऊपर ये वाला हिस्सा ना, तो ये वाला कवर्ड होगा, दूसरे वाला कवर्ड नहीं होगा, जो क्रॉस मैंने लगा रखा है वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया इस केस में, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, रेडियस इसका आर है बेटा यहाँ तक, ठीक है, इनटू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लो, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ यहाँ पर, क्या कि करंट है 2 एम्पियर दोनों केसेस में, ठीक है, और रेडियस है 4 सेंटीमीटर, करंट है इस लूप का करंट है 2 एम्पियर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, थीटा है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड निकालिए इस वाले क्वार्टर पार्ट का, इस वाले सेक्टर का क्या होगा, इसको सेक्टर बोल दिया जाता है अक्सर, इस वाले सेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर भी कितना होगा, सेम कंडीशन है, ये सेम है, बट एंगल, हाँ सब कुछ सेम है यहाँ, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता है करना क्या होगा आपको, आप इसका सॉल्यूशन करें और मुझे इसका सॉल्यूशन शेयर करें, ठीक है। ये तो होगी 2 एप्लीकेशंस इसकी, तीसरी एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए चलिए बेटा, आप लेते हैं केस नंबर 3, ठीक है। इस केस नंबर 3 में क्या कहता है, अगर आपके पास कोई 2 लूप्स हैं, पहला लूप तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है, और सेकंड लूप ले लिया मैंने कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 लूप हो गए। पहले लूप का रेडियस है बेटा R1, और दूसरे वाला जो लूप है उसका रेडियस है बेटा R2, ठीक है। करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट है I2, ठीक है। अच्छा, अब इस करंट को देखने के बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, यहाँ से कई बार, बहुत बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन स्पेशल केसेस को, और ये स्पेशल केसेस ना डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। अब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब की डायरेक्शन देखें किधर है, दोनों केसेस में ऊपर है, तो बी नेट आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, आप कहेंगे सर B1 प्लस B2 हो जाना चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया बेटा, बिल्कुल सही है, B1 प्लस B2। लेकिन कई बार ना डायरेक्शन भी पूछ लेता है, तो डायरेक्शन के साथ डॉट लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको अपवर्ड भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको अपवर्ड भी लिखेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखिए दूसरी कंडीशन आती है, अगर मैं यहीं पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं। ये तो पहला केस था, लिख लेना आप अच्छे से, ये हो गया इधर और उसकी डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है। नीचे वाले भी मैं इरेज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अब आपको डायरेक्शन ऑफ, ये लीजिए मैंने कुछ इस तरह से बना दी और उसको बना दिया कुछ इस तरह से। अब आपको पूछा सेकंड केस में, ये तो केस नंबर 1 था, या केस ए लिख देता हूँ, अपवर्ड है, और ये कब था बेटा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम थी, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन वाला क्या होती है, चीज़ें ऐड होती हैं, बस डायरेक्शन का देख लेना, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। अब आपको कह दिया ऑपोजिट डायरेक्शन है,
अब मैग्नेटिक फील्ड देखो किसका ज़्यादा, अंदर वाले का ज़्यादा है बाहर वाले का। अब हम हमेशा कहेंगे बेटा अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, बाहर वाले का कम है। अगर एक और चीज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपका करंट क्या है बेटा सेम, तो यहाँ पे भी करंट कैसा है आई, और यहाँ पे भी करंट कैसा है आई। क्वेश्चन है ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये होता है बेटा μ0/4 आई बाई आर इंटू 2 पाई, यही होता है ना। तो देखिए जिसका रेडियस छोटा होगा, जिसका रेडियस कम होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। सही है। तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बेटा B1 माइनस B2। बात समझ में आई? ओके। क्वेश्चन आता है B1 माइनस B2 क्यों? एक बार अंदर वाले के अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका थंब बाहर है, बाहर वाला जो लूप है उसके अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में घुमाइए तो अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसका ज्यादा उसी की डायरेक्शन। तो मैग्नेट इस करंट इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। इसके करंट इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कहेंगे सर बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा बेटा? बाहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हो सकता है इनकी डायरेक्शन उल्टी सीधी कैसे भी करके दे दे, बट कंसेप्ट यही रहेगा। ये क्या था हमारा? केस बी था। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब फोर्थ ले लेते हैं कंडीशन। ठीक है, फोर्थ केसेस एक्चुअली इसी के हम चाहें तो 2 केसेस और भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? इनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, चलो ये आपको होमवर्क भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या इसके नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनाइए, क्या बन सकते हैं? इसके नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बनाइए, क्या बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? 2 लूप हैं कुछ ऐसे। ठीक है, फिर से ये 2 लूप हैं, फिर से ऐसे, फिर से 2 लूप हैं, फिर से ऐसे। ठीक है, करंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक में ज़्यादा एक में कम, ऐसे करके अलग अलग कंडीशंस बनाइए। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4। अगर हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि एक हमारा लूप है ये, राइट, और सेकेंड लूप और ले लिया मैंने, और सेकेंड लूप है हमारा कुछ इस तरह से ये वाला। ठीक है, इन 2 लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है अपने को क्या होगा। तो इसमें तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना मैग्नेटिक फील्ड बताइए किधर होगा आपके हिसाब से, किधर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए। किधर होना चाहिए? अपवर्ड होना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ B1। एग्री हैं आप इस बात से? बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको ऊपर। अब आपने देखा कि ये जो मैजेंटा कलर है, इसके लूप में जो करंट चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। अपने फिंगर्स को फिर से कर्ल करिए, यू गेट टू नो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सही है, तो इसको लूप नंबर 2 दे देते हैं, इसको लूप नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो B1 का तो नीले वाला पार्ट है ऊपर है, B2 का इधर है। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये है इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, B नेट कह देते हैं उसको। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 2 साल से। लास्ट ईयर इस साल नहीं था, इससे पहले वाले पेपर्स में जरूर मिलेगा आपको। तो व्हाट इज बी नेट? क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। 90 डिग्री है, 2B1 B2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू पता है आपको क्या होता है? 0 होता है। तो बी नेट क्या बन गया बेटा? दिस इज व्हाट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह निकाल सकते हैं। इनको परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये जो जर्नल केस पढ़ा जाता है, बात की जाती है, ये कहा जाता है व्हेन 2 रिंग्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलरली। अगर किन्हीं 2 रिंग्स को परपेंडिकुलरली अरेंज किया गया है, देन उस केस को एक्सप्लेन करें आप, उस तरह की कंडीशन बना दी जाती है। क्लियर है सिचुएशन बेटा? तो ये हमने 4 अलग अलग केसेस पढ़े हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन रिजल्ट्स को अच्छे से मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना। क्यों? क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं केसेस की अच्छे तरीके से या अलग अलग तरीके से अलग अलग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में इनकी बात होती है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट केस ले लेते हैं अब हम। और जो नेक्स्ट केस है वो ये कहता है कि आपके पास एक रिंग ना हो के एक इस तरह का कोई सेमी सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। यानी आपको कह देगा, कोई हाफ रिंग है, कोई कह देता है कभी भी या इस फॉर्मेट में कि आपके पास एक सेमी सर्कल है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है।
अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पर। तो रिंग का तो आपको पता है, उसका हाफ कर देंगे, तो μ0/4 I/r, क्योंकि रेडियस इसका r है, अंडरस्टूड है, करंट इसमें से I है, इंटू 2 लगाते थे ना, 2 सर्कल के लिए था, किसी कंप्लीट के लिए, तो यहाँ क्या हो गया बेटा पाई। क्लियर। राइट हैंड स्क्रू रूल लगाकर आप इसमें क्या बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, जो कि बेसिकली इनवर्ड मिलेगी आपको। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये कहता है कि मान लो ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है और इसमें से करंट आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से निकल जाएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपका क्या विचार है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका। तो ये अगर करंट आया, ये अगर करंट आया, तो करंट आधे आधे हिस्सों में बटेगा, I/2 यहाँ पर और I/2 इधर, ठीक है। तो अपने थंब की डायरेक्शन में करंट करें, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और अपने फिंगर्स को घुमाएं। जब आप अपने फिंगर्स को घुमाएंगे, व्हाट यू सी, आप देखेंगे इधर क्रॉस आएगा। एक बार करके देखे सभी लोग कि करने से होता है, ठीक है। अब आप I2 पे आए, सॉरी दिस इज I1, I/2 को मैं I1 कह देता हूँ, ये भी I/2 है और इसको मैं I2 कह देता हूँ, ठीक है। अब I2 वाले इस वाले लोअर सेक्शन पे आए, जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है ये वाला, इस पे अपना थंब रखें, राइट, और अपने फिंगर्स को कर्ल करें इस ऑर्डर में कि वो एक पूरी मुट्ठी बन जाए, राइट। व्हाट यू सी, आप इसमें देखोगे कि इधर तो क्रॉस है लेकिन इधर डॉट है, राइट, इधर डॉट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, इनवर्ड है। ये क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, आउटवर्ड है। तो एक बात समझिए, जितना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिख देते हैं यहाँ पर, 0 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, आउटवर्ड। और नेट इफेक्ट इसका क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, राइट। इस तरह के एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में भी आपकी में। क्या, मान लो इस तरह का कोई ले लिया और एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, ठीक है, और आपको कह देंगे ये जी करंट लो, आपका ये करंट है, ठीक है, इसमें से करंट आई गया, इसमें से 2I आ गया, इसमें से 3I आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी, आप दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे। चलिए जी, यहाँ से करंट निकल गया फिर, ठीक है। तो 2, 3 और 1, 3, 5, 6, 6I आया था, 6I निकल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है R, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट लिख रहा हूँ बेटा, ये भी R और ये भी R, ठीक है। तो 3R तो बाहर वाले का हो गया। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा, कर सकते हैं। थीटा कह देता हूँ मैं 60 डिग्री कर देंगे, अब तो सही है। तो क्या करेंगे, पहले तो पहले वाले हिस्से का निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, मैग्नेटिक फील्ड पहले का इनवर्ड है, दूसरे का आउटवर्ड है, फिर इसका इनवर्ड है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग जाता है इनवर्ड है या आउटवर्ड है। अब आप ऐसा करेंगे, आप इसको सॉल्व करके मुझे शेयर करेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है सिचुएशन मेरी, देखिए यहाँ, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। बी क्या है, अच्छा ये इसको मैं ना 1 नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 3। तो 1 की डायरेक्शन किधर है बेटा, ध्यान से देखो, 1 की डायरेक्शन किधर है, थंब रखो, करंट देखो, इनवर्ड है। तो B1 को मैं लिख देता हूँ क्रॉस, मतलब इनवर्ड है, ठीक है। या ऐसा करो प्लस माइनस यूज कर लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा, है ना। तो B1 रहेगा हमारा। फिर क्या है, B2 की डायरेक्शन किधर है बेटा, थंब रखो, डायरेक्शन चेक करो, O पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता दिखेगा। अपना थंब रखें करंट पे और O पॉइंट पे देखें आपकी फिंगर कैसे आती है, तो बाहर आती है, इसका मतलब यहाँ B2 माइनस लगा देंगे, प्लस B3 लगा देंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, चेक करो। आपको ध्यान होगा ये केस मैंने आपको करवा रखा है। इस केस के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। चेक करें, शायद मैंने केस नंबर 3 करवाया होगा, शायद उसमें चेक करें, वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें और मुझे उसका सोल्यूशन शेयर करें, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल का केस है। कैसा केस है, न्यूमेरिकल केस है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा बायोट-सावर्ट्स लॉ से रिलेटेड प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, यानी लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम रेक्टेंगल प्लस ये वाला भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के केसेस में, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको रिंग दे दी जाती है,
ठीक है, और रिंग को ना अलग अलग शेप, जैसे एक ये सर्कल दे दिया गया, ठीक है, और इसके साथ टच करता हुआ एक पोर्शन दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह की प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा, करंट जाता है और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो वहाँ कई बार कई सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि स्ट्रेट वायर को लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इस रिंग को लिया जाए कि नहीं जाए। कई बार ऐसा भी होता है, राइट। इस केस में इस तरह के केसेस को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ मैं इतना ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे आप। रीज़न है इसके भी कई सारे, कैसे कि हम जितना कंटेंट कर रहे हैं ना बेटा, उसको एक बार अच्छे से पक्का कर लो, क्योंकि फिर आने वाले प्रोबेबली इन दिस कमिंग दीज और 3 और 4 लेक्चर्स, इसमें आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप थोड़े देर 1-2 दिन में नोटिस भी कर रहे होगे कि एज सच कोई असाइनमेंट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर द रिलैक्सिंग डेज फॉर यू। इस पे सिर्फ नोट करिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करिए, लिखिए, समझिए। आने वाले जो कमिंग लेक्चर्स हैं, प्रोबेबली आने वाले लेक्चर्स हैं, उसमें हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। हो सकता है आने वाले लेक्चर में मैं ऐसा रिंग का एक कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कंसेप्ट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अच्छा कंसेप्ट है कि कंपोनेंट्स किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का कि इन 2 रिंग्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात आती है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जीरो होगा, जीरो है तो करंट होगा, ठीक है। आने वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे कि एक मान लो आपको स्क्वायर दे दिया गया, ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। हो सकता है आने वाले टॉपिक्स में ट्राइंगल दे दे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। हो सकता है इस ट्राइंगल को कन्वर्ट करके एक सर्कल में बना दिया गया, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। और या फिर हो सकता है ऐसा दे दे, मल्टीपल रिंग्स हैं, इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट की डायरेक्शन कुछ भी दे दे, ठीक है। तो आने वाले टॉपिक्स में कुछ इस तरह के अलग अलग तरह से हम कंसेप्ट रिलेट करेंगे, ठीक है। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। इन सब से ऊपर एक बात है जो कि बायोट-सावर्ट्स लॉ है, ठीक है, उसको अच्छे से करें। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग।